बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम नया मौजू शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल कि किसी भी बॉडी को जब हम एयर में थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर वो कर्व बनाती हुई ज़मीन की तरफ वापस पलटती है। जैसे एक बॉल है, आप फेंके तो वो बिल्कुल कर्व पाथ में वापस ज़मीन पर आ रही है। आखिर वो कौन सी फोर्स है जो उसकी मोशन का बायस बनी, किस कंपोनेंट की वजह से वो ग्रेविटी में कर्व आया, कौन सा पार्ट उसमें चेंज हुआ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा कि प्रोजेक्टाइल क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन को फोकस करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन under the action of ग्रेविटी। अब देखिए इसमें 2 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट यूज़ किए मैंने, 2 डायमेंशनल, सबसे पहली बात, और दूसरी बात ग्रेविटी। 2 डायमेंशन से मुराद क्या है? देखिए आप एक बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं इस तरीके से, तो ये है 1 डायमेंशन। इसी तरह आप एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो करते हैं, ये भी 1 डायमेंशन ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को 2 एक्सिस के दरमियान किसी सर्टन एंगल थीटा के साथ वेलोसिटी वी आई से थ्रो करते हैं, तो जब भी बॉडी 2 एक्सिस के दरमियान मूव कर रहा है तो वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बॉडी 3 एक्सिस के सपोज दरमियान में मूव करता है, 3 एक्सिस से मुराद वो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, जी एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। तो जैसे इस स्पेस के अंदर हम देखें, इस कायनात में देखें तो बॉडी 3 डायमेंशन में होगा। अगर हम सिर्फ एक दीवार पर देख रहे हैं तो 2 डायमेंशन पे होगा, और अगर हम किसी लाइन पे देख रहे हैं तो 1 डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे 2 डायमेंशन का क्या मतलब है। 2 डायमेंशन का मतलब है बिटवीन 2 एक्सिस, ठीक होगी बात। जैसे सर्कुलर मोशन है वो भी 2 डायमेंशनल होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी 2 डायमेंशनल होती है। अब ग्रेविटी, इसका मतलब है कि ये जो मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा, बस। यानी इस पूरी मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन इक्वल टू जी लिया जाएगा। ऐसे बॉडी को आमतौर पे हम फ्री फॉल का नाम भी दे देते हैं, फ्री फॉल। और याद रखिए फ्री फॉल बॉडी जो होता है उसका वेट 0 होता है। यानी कभी ये बात आ जाए प्रोजेक्टाइल का वेट क्या है, तो याद रखना है आपने ऑब्जेक्टिव में इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा बॉडी जिस पर सिंगल फोर्स हो और वो भी फोर्स ग्रेविटी वाली, बस। तो एक ऐसा बॉडी जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, जिसका ए एग्जैक्ट इक्वल टू जी हो जाए, ऐसे बॉडी का वेट क्या हो जाता है? 0। यानी हम इसका वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये थी डेफिनेशन कि प्रोजेक्टाइल क्या है, ठीक है। अब हम इसके केसेस की तरफ आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में 2 तरह के केसेस हमने डिस्कस करने। एक केस हम डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के नाम से, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को हम 2 मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं जी हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो फर्स्ट केस हमारा जो है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, फर्ज किया एक सर्टन हाइट है, एक टावर है, और उस टावर के ऊपर हमारे पास एक बॉल है। बॉल की हॉरिजेंटली वेलोसिटी VIX है। हम एक बॉल को हॉरिजेंटली फेंकते हैं Y हाइट पर ज़मीन के लिहाज से, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये बॉल जैसे ही ज़मीन की तरफ बढ़ती है तो एक कर्व बनाती हुई आ रही होती है, ठीक है। यानी इसमें
वर्टिकल पार्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता जा रहा होगा, जबकि इसका हॉरिजेंटल पार्ट एक कांस्टेंट तौर पर परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी सूरत में इसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, जो इसकी रेंज है, वो x है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो इसकी हाइट है वो y है। इसमें याद रखिए कि 2 डायमेंशन का मतलब है 2 फोर्सेस को हमें फेस करना है। एक हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एक हमारे पास है जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब कोई बॉडी 1 डायमेंशन में चल रहा हो तो सिंगल फोर्स को फेल कर रहा होता है, जब 2 डायमेंशन में तो 2 फोर्सेस को फेस कर रहा है। उसका जो एक्स पार्ट है उसको कंट्रोल करना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है, उसके वाई पार्ट को कंट्रोल करना ग्रेविटी का काम है, क्योंकि वाई पार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो इसको कंट्रोल ग्रेविटी कर सकती है। एक्स पार्ट क्योंकि फ्रिक्शन फेस करता है, जब बड़ा हॉरिजॉन्टल चल रहा हो तो फ्रिक्शन उसको रोकती है। हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन हमें कंट्रोल करती है, अगर फ्रिक्शन ना होती हम स्लिप हो जाते, हमारी मूवमेंट ब्लॉक हो जाती। तो एक्स पार्ट को कंट्रोल फ्रिक्शन ने करना है, वाई पार्ट को कंट्रोल ग्रेविटी ने करना है। आमतौर पे देखिए, अगर मैं स्टैटिक हूँ, रेस्ट हालत में हूँ, ग्रेविटी मेरे पर है मौजूद, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन मूविंग बॉडी पे है। इसका मतलब है फ्रिक्शन हर वक्त हर पॉइंट पे मेरे साथ अटैच नहीं है, तो फ्रिक्शन को हम शॉर्ट रेंज के अंदर क्या कर देते हैं, इग्नोर। अब जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ एक पार्ट हमारा ग्रेविटी, इसी वजह से मैंने कहा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी हम ग्रेविटी को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब जब एक्स पार्ट को इग्नोर किया है तो एक्स पार्ट की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, लेकिन वाई पार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, लिहाजा वाई पार्ट को हमने इक्वल टू क्या कर दिया, g। तो इसलिए बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई पार्ट की वजह से होगा, एक्स पार्ट की वजह से नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन देखना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन जैसा कि आपको पता ही है, वी आई एक्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल निकालना चाह रहे हैं एक्स, तो ये बन गया वी आई एक्स टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होगा तो ये फार्मूला हमारी हेल्प करेगा। इस तरह अगर हम वर्टिकल पार्ट निकालना चाहते हैं, इसी फार्मूले में एस की जगह वाई और वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर गौर करें तो जब बॉल को मैंने थ्रो किया तो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट था, वर्टिकल पार्ट नहीं था, यानी इनिशियल वाई पार्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0। तो वाई के लिए फार्मूला बन गया जस्ट हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास केस था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, कि अगर हम एक बॉल को हाइट पे हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वो कैसे कर्व बनाती हुई ज़मीन की तरफ पलटती है। अब इसमें सेकंड केस हमारे पास ऑब्लिक है। अब हमने ऑब्लिक को अंडरस्टैंड करना है, अभी हम हॉरिजॉन्टल को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ऑब्लिक कोलिजन क्या है या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह की है। तो सेकंड एप्लीकेशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हम एक बॉल को ज़मीन से वी आई वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा के साथ थ्रो करते हैं। इस वक्त इसके 2 कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसमें एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल है जिसे हम वी आई एक्स का नाम देंगे, जो बराबर है वी आई कॉस थीटा। इसका जो वाई पार्ट है उसको हम वी आई वाई का नाम देंगे, जो बराबर है वी आई साइन थीटा। यानी शुरू में प्रोजेक्टाइल के 2 कंपोनेंट थे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बॉल सर्टन हाइट की तरफ जाती है और आप देखते हैं कि वो कर्व बनाती हुई ज़मीन की तरफ आई। अब उसके कर्व बनाने की वजह क्या है, वो स्ट्रेट क्यों नहीं चली, हमें अब इस चीज़ को गौर करना है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर दिया था, इग्नोर। अब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ था तो हॉरिजॉन्टल हमारी जो फोर्स थी वो क्या थी, 0।
लिहाजा हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब है जब फोर्स नहीं होगी तो उस साइड का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब है हॉरिजेंटल वेलोसिटियाँ इनिशियल भी और फाइनल भी ये रहेंगी सेम। ठीक हो गया। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए प्रोजेक्टाइल जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ये हॉरिजेंटल पार्ट की वजह से है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी की ना डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक होगी बात ये, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स को हमने क्या किया हुआ है, इग्नोर। लेकिन जो वर्टिकल फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। जो वर्टिकल वो फोर्स है वो इक्वल टू वेट, ग्रेविटी है। और हमारे पास एम ए इज़ इक्वल टू एम जी, तो लिहाजा ए इज़ इक्वल टू जी। और बॉडी पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के नाम से है, यानी बॉल जिस मर्जी पॉइंट पे चली जाए उसका एक्सेलरेशन एग्जैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर अटैक कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब अपवर्ड जाते हुए क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो जब अगेंस्ट जाता है तो वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज। और जब डाउनवर्ड आता है, इन फेवर आ जाता है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। इसलिए जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाएगा उसका जो वाई पार्ट है वो कम होता जाता है और टॉप पे जाके क्या हो जाता है, 0। और डाउनवर्ड आते हुए वही वाई पार्ट हमारे पास जो है वो कुछ इस हिसाब से कि वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और वापसी पर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए देखें इक्वेशन हमारे पास थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर बॉडी है अपवर्ड तो अपवर्ड में जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, वी आई वाई माइनस जी टी अपवर्ड जाते हुए, ठीक है। और डाउनवर्ड आते हुए वी आई वाई प्लस जी टी। ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव। अब ऐसी सूरत में क्योंकि वाई पार्ट चेंज हो रहा है, एक्स पार्ट चेंज नहीं हो रहा, जब बॉडी टॉप पर पहुंचा तो उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट तो था, लेकिन उस वक्त उसका जो वाई पार्ट था वो क्या था, 0। जब प्रोजेक्टाइल बॉटम पे पहुंचा तो फाइनल एक्स पार्ट भी है, फाइनल वाई पार्ट भी है। एक्स पार्ट उसी तरह वी आई कॉस थीटा के बराबर, वर्टिकल पार्ट वी आई साइन थीटा के बराबर। और देखें ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 बना रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल पॉइंट पे उसके एक्स पार्ट का स्क्वायर, उसके वाई पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एट द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर हम फाइनल पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट। यानी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पॉइंट पे भी और फाइनल पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि दोनों पार्ट मौजूद हैं। और जब दोनों पार्ट मौजूद हैं तो वेलोसिटी टोटल क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा प्रोजेक्टाइल तो वाई पार्ट 0 हो गया, सिर्फ एक्स पार्ट था। इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है मिनिमम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट प्रोजेक्टाइल ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हैज़ द मिनिमम। तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, इनिशियल और टारगेट पे क्या होती है, मैक्सिमम। अब देखें अगर हमें इसका एंगल फाइंड करना है तो थीटा फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan इनवर्स इसके फाइनल y पार्ट डिवाइडेड बाय फाइनल x पार्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम प्रोजेक्टाइल का जो है एंगल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल का जो x कंपोनेंट है जो फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से डिस्टर्ब होता है और जो y कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से डिस्टर्ब होता है। और ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के लिहाज से होते हैं इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एक्स मोशन और वाई दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी इसको कंट्रोल ओवरऑल फ्रिक्शन ने करना है, इसको कंट्रोल ओवरऑल ग्रेविटी ने करना है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी प्रोजेक्टाइल जो कि 2 डायमेंशनल है उसमें 2 कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट को हैंडल करने में 2 फोर्सेस चाहिए। अगर 1 डायमेंशन मोशन होती तो एक फोर्स थी, जब 2 डायमेंशन है तो 2 फोर्सेस जिनमें एक्स पार्ट को टोटली हैंडल करना है
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, और वाई पार्ट को टोटली हैंडल करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट रेंज पे बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। और जब इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं तो इस पूरी मोशन में सिर्फ और सिर्फ किसका रोल बाकी रह गया, ग्रेविटी। इसलिए डेफिनेशन में मैंने लफ्ज़ यूज़ किया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब देखिए, जब ये फोर्स इग्नोर हुई तो इस फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन इस फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाए, इसकी वजह से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रहा, जी। और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी अपवर्ड जाएंगे तो ऐसी सूरत में आपने माइनस जी यूज़ करना है। अगर हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमने इसको यूज़ करना है प्लस जी, जिसकी वजह से वाई पार्ट ने ऊपर जाते हुए डिक्रीज होना है, नीचे आते हुए इंक्रीज होना है। यानी पूरी फ्लाइट में सिर्फ वाई पार्ट है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी कर रहा होगा। अगर वाई पार्ट चेंज ना होता तो मोशन होती बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके वाई पार्ट के कम होने की वजह से एक्स पार्ट इसको डोमिनेट करने लग जाता है, एक्स पार्ट इसको अपनी तरफ झुकाना शुरू कर देता है और आखिरकार ये टर्न लेना शुरू। और टर्निंग उस पॉइंट पे होती है जब इसका हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वाई पार्ट इसका हो जाता है ज़ीरो, तब ये प्रोजेक्टाइल टर्न लेता है। जब तक वाई पार्ट ज़ीरो नहीं होगा प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करता रहे, क्योंकि उसको वाई तरफ ले जाने वाला पार्ट जब तक है बॉल ऊपर जाएगी। जैसे वो ज़ीरो होगा तब बॉल में जो पार्ट मौजूद होगा वो सिर्फ एक्स है, तो एक्स के झुकाव की वजह से बेंड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके मुख्तलिफ फार्मूले जो है ड्राइव करेंगे। थैंक यू बेटा।